नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे जीवन के हर हिस्से से जुड़ा है। जरा कल्पना कीजिए, आपके एक हाथ में एक सस्ती सी आसानी से टूट जाने वाली पेंसिल है और दूसरे हाथ में दुनिया का सबसे कठोर और चमकता हुआ हीरा। बिल्कुल। तो क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि ये दोनों चीजें बिल्कुल 100% एक ही तत्व से बनी है, मतलब सामग्री पूरी तरह से एक ही है, बस उनका दिखने का अंदाज अलग है। हाँ, ये सच में एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने पर पूरी तरह से असंभव सा लगता है। लेकिन यही तो इस तत्व की असल खूबी है। आज की इस चर्चा में हम प्रकृति के सबसे रहस्यमयी तत्व कार्बन के रहस्यों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा तत्व है जो न सिर्फ हीरे और ग्रेफाइट का निर्माण करता है, बल्कि हमारे डीएनए, हमारे ईंधन और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण को भी पूरी तरह से नियंत्रित करता है। तो चलिए इस जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। जब भी मैं कार्बन के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे अपने बचपन के लेगो ब्लॉक्स याद आ जाते हैं। अच्छा, लेगो ब्लॉक्स। हाँ, मतलब कार्बन उस मास्टर लेगो सेट की तरह लगता है जिसके पास दूसरे ब्लॉक से जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा हुक या पॉइंट्स होते हैं, है ना? अरे वाह, क्या बात है। ये लेगो वाली एनोलॉजी तो इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत आधार है। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो इस क्षमता को हम चतुष्संयोजकता या टेट्रावेलेंसी कहते हैं। टेट्रावेलेंसी मतलब 4 से जुड़ा कुछ? बिल्कुल। आसान शब्दों में समझे तो कार्बन के बाहरी कक्ष में ठीक 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब उसका विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है। तो उसके पास 4 खाली जगहें होती हैं। सोशल बटरफ्लाई। लेकिन रुकिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो सिलिकॉन जैसे और भी तत्व हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 खाली जगहें होती हैं। हाँ, सही कहा आपने। तो फिर केवल कार्बन ही इतनी लंबी लंबी चेन, इतने बड़े स्ट्रक्चर और जीवन का आधार क्यों बना पाता है? मतलब सिलिकॉन ने ये साम्राज्य क्यों नहीं खड़ा किया? तो यहाँ कार्बन एक बहुत ही चालाक चाल चलता है। वो है इसका आकार। कार्बन का परमाणु आकार में बहुत ही छोटा होता है। अच्छा, छोटा होना फायदेमंद है? बहुत ज्यादा। जब ये दूसरे परमाणुओं के साथ हाथ मिलाता है, विशेष रूप से दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ, तो इसके छोटे आकार के कारण वे बॉन्ड बहुत ही करीब और मजबूत होते हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 लोग एक दूसरे को बहुत करीब से और मजबूती से पकड़े हुए हैं। हाँ, समझ रही हूँ। इस खूबी को विज्ञान में श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। सिलिकॉन बड़ा होता है, इसलिए उसके बॉन्ड दूर और काफी कमजोर होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। ओहो। जबकि कार्बन के जो सीसी बॉन्ड्स हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वे आपस में जुड़कर हजारों परमाणुओं की लंबी चेन, शाखाएं और यहाँ तक कि बंद रिंग्स भी बना लेते हैं। और यही वो अटूट स्थिरता है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखती है। नो डाउट, है ना? बिल्कुल 100%। तो अब वापस उसी हीरे और पेंसिल वाले विरोधाभास पर आते हैं। अगर दोनों केवल कार्बन है तो उनके गुणों में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? तो बेसिकली सारा खेल इसके आर्किटेक्चर का है, मतलब वास्तुकला। जब कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ता है तो वो किस आकार में जुड़ रहा है, ये सब कुछ बदल कर रख देता है। तो हीरे में कैसा आकार होता है? हीरे यानी डायमंड में एक 3D नेटवर्क होता है। इसका हर एक कार्बन परमाणु जो कि sp3 संकरित होता है, वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। मतलब एक पिरामिड जैसी संरचना बन जाती है। एकदम सही। कोई भी हाथ खाली नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, सब अपनी जगह पर मजबूती से लॉक हो जाते हैं। और शायद इसीलिए हीरा इतना कठोर होता है कि वो चट्टाने और कांच भी काट सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने के लिए खाली नहीं है, इसलिए हीरा बिजली का कुचालक होता है। उसमें से करंट पास नहीं हो सकता। उच्च ताप चालकता और कठोरता के कारण ही इसका उपयोग ड्रिलिंग और आभूषणों में होता है। लेकिन जब हम पेंसिल की लेड यानी ग्रेफाइट की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ग्रेफाइट तो बहुत नरम होता है। क्योंकि वहां आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। ग्रेफाइट में हर कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से हाथ मिलाता है। ये sp2 संकरित होता है और वे मिलकर एक सपाट हेक्सागोनल यानी षटकोणीय परतें बनाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि केवल 3 हाथ इस्तेमाल हुए, चौथा इलेक्ट्रॉन आजाद रह जाता है?
बिल्कुल। ये स्वतंत्र या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पूरी परत में कहीं भी घूमने के लिए आजाद होता है और यही वजह है कि ग्रेफाइट बिजली का बहुत अच्छा सुचालक बन जाता है। अरे वाह, एक इलेक्ट्रॉन ने कुचालक को सुचालक बना दिया। हाँ, और इसके अलावा ग्रेफाइट की ये सपाट परतें एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बहुत ही कमजोर वैंडर वॉल्स बलों से जुड़ी होती हैं। वैंडर वॉल्स बल मतलब ये बहुत कमजोर होते हैं। हाँ, ये किसी सस्ते वेल्क्रो की तरह होते हैं। जब आप कागज पर पेंसिल रगड़ते हैं तो ये परतें आसानी से फिसलकर कागज पर चिपक जाती हैं। इसीलिए इसका उपयोग शुष्क स्नेहक या ड्राई लुब्रिकेंट और बैटरी इलेक्ट्रोड में होता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि सिर्फ एक बॉन्ड के आकार में बदलाव भौतिक गुणों को पूरी तरह पलट देता है। और इसमें एक तीसरा और भी रहस्यमयी रूप है, फुलरीन। हाँ, फुलरीन तो नैनो टेक्नोलॉजी का सुपरस्टार है। जब मैंने पहली बार C60 यानी बकी बॉल की तस्वीरें देखी तो वो बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक फुटबॉल जैसा लग रहा था। बिल्कुल। फुलरीन कार्बन परमाणुओं का एक खोखला गोलाकार, अंडाकार या ट्यूब जैसा पिंजरा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई डैंगलिंग बांड नहीं होते। डैंगलिंग बांड मतलब कोई भी ऐसा किनारा या बांड नहीं होता जो अधूरा हो या टूटने की कगार पर हो। एकदम सही पकड़ा आपने। जिसका मतलब है कि ये रासायनिक रूप से एक अभेद्य किले की तरह है। यह हल्का है लेकिन अत्यधिक स्थिर है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? विशेष परिस्थितियों में ये अर्धचालक या अतिचालक भी बन सकता है। आजकल चिकित्सा विज्ञान में फुलरीन का इस्तेमाल ड्रग डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। ड्रग डिलीवरी? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक छोटे से फुलरीन पिंजरे के अंदर कैंसर की दवा रख दी जाए और वो शरीर में जाकर सीधा ट्यूमर पर हमला करें बिना किसी स्वस्थ कोशिका को नुकसान पहुंचाए। ये तो सच में एक क्रांतिकारी विचार है। अच्छा, तो ये सभी रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये तो वो हो गए जहां कार्बन ने खुद को एक बहुत ही शानदार ज्यामितीय आकार में सजाया है। हाँ, इन्हें हम क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में कार्बन का एक ऐसा रूप भी तो है जिसका कोई आकार ही नहीं होता, जिसे हम अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस कार्बन कहते हैं। सही कहा। ये कार्बन का वो रूप है जिसे हम रोजमर्रा में जलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला, कोक और चारकोल। तो इनमें कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता? नहीं, इनमें परमाणुओं की कोई निश्चित या नियमित 3D व्यवस्था नहीं होती। ये बहुत ही बेतरतीब तरीके से जुड़े होते हैं। इसीलिए ये क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में नरम और कम घनत्व वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये छिद्रपूर्ण या पोरस होते हैं। छिद्रपूर्ण होने का मतलब है कि इनके अंदर बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक गुफाएं या छेद होते हैं। और मुझे लगता है यही वो गुण है जो एक्टिवेटेड चारकोल को इतना जादुई बनाता है। बिल्कुल। आजकल तो लोग इसे फेस वॉश से लेकर पानी के फिल्टर तक हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उन लाखों छोटे छेदों की वजह से एक्टिवेटेड चारकोल का सतह क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से बड़ा हो जाता है। यह सतह एक चुंबक की तरह काम करती है और पानी की अशुद्धियों या जहरीली गैसों को अपनी सतह पर सोख लेती है। यह एक बेहतरीन एड्सॉर्बेंट है। और अक्रिस्टलीय कार्बन का एक और रूप है कोक। मैंने पढ़ा है कि हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर शुद्ध कोक मिलता है। हाँ, और यह धातु विज्ञान में अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसने औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अगर हम ऊर्जा की बात कर ही रहे हैं तो हमें कार्बन के उस रूप की तरफ बढ़ना चाहिए जहां वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है। आप हाइड्रोजन की बात करिए ना। बिल्कुल। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ऊर्जा और विविधता का एक पूरा ब्रह्मांड। सही कहा। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन होते हैं। हाँ, एल्केन संतृप्त होते हैं। इनमें केवल एकल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे मीथेन और एथेन। तो क्योंकि इनके बांड बहुत मजबूत होते हैं, ये कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये प्रतिस्थापन और दहन बहुत अच्छे से करते हैं। इसीलिए हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से यही एल्केन होते हैं। लेकिन कहानी में रोमांच तब आता है जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एल्कीन और एल्काइन। हाँ, एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ मुझे थोड़ा रुक के एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। अगर मैं तर्क लगाऊं
तो सिंगल बॉन्ड एक रस्सी की तरह है, तो डबल बॉन्ड 2 रस्सियों की तरह होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड 3 रस्सियों की तरह। बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अणुओं को सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत और कम प्रतिक्रियाशील होना चाहिए ना? वे तो टूटने चाहिए ही नहीं। फिर वे अधिक प्रतिक्रियाशील क्यों हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, वास्तुकला का नियम यहाँ थोड़ा अलग काम करता है। पहला बॉन्ड जो बनता है, जिसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, वो बहुत मजबूत होता है। अच्छा। लेकिन जो अतिरिक्त बॉन्ड बनते हैं, यानी पाई बॉन्ड, वे बहुत कमजोर और अस्थिर होते हैं। उन्हें मुड़कर जाना पड़ता है। ओह, तो वे अतिरिक्त रस्सियां तनी हुई और असहज होती हैं? एकदम सही। वे लगातार टूटने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जैसे ही कोई दूसरा तत्व आसपास आता है, वे तने हुए बॉन्ड झटके से टूट जाते हैं और नए तत्व को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिसे योगात्मक प्रतिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। इसके अलावा चक्रीय यौगिक भी होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सीन। और एक बहुत ही खास सेक्शन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक जैसे बेंजीन? हाँ, इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है जिसमें एकांतर या ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं। मैंने सुना ये असाधारण रूप से स्थिर होते हैं। हाँ, और इसका कारण है अनुनाद या रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉनों के अनुनाद के कारण ये बहुत स्थिर होते हैं और इन्हें हकल का नियम यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करना चाहिए। और इनका उपयोग रंगों, दवाओं और विस्फोटकों में होता है। खैर, अभी तक हमने देखा कि छोटे अणु कैसे काम करते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये हाइड्रोकार्बन अपनी जुड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करके कभी न खत्म होने वाली चेन बनाने लगें? यहीं से शुरुआत होती है बहुलक यानी पॉलीमर्स की। जब छोटे अणु, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं, रासायनिक बंधन से जुड़कर विशाल अणु बनाते हैं, तो वे पॉलीमर्स कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर या प्रोटीन? बिल्कुल। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी, जैसे टेफ्लॉन। तो ये पॉलीमर्स जुड़ते कैसे हैं? मैंने पढ़ा है योगात्मक और संघनन बहुलीकरण के बारे में। हाँ, योगात्मक बहुलीकरण में असंतृप्त मोनोमर्स बिना किसी उपोत्पाद के सीधे जुड़ते चले जाते हैं, जैसे पॉलीथीन। मतलब कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता। सही। लेकिन संघनन बहुलकीकरण में जुड़ने के दौरान पानी या अल्कोहल जैसे छोटे अणु बाहर निकलते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर के बनने में। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। कार्बन के ये पॉलीमर इतने जिद्दी और मजबूत होते हैं कि पर्यावरण में सालों तक पड़े रहते हैं, और जो तेल और ग्रीस के जिद्दी दाग हमारे कपड़ों पर लगते हैं, वे भी लंबी कार्बन चेन ही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन जिद्दी कार्बन चेन्स को तोड़ने और साफ करने का तरीका क्या है? एक और कार्बन चेन, जिसे हम साबुन कहते हैं। ये सफाई का विज्ञान है जो बहुत ही दिलचस्प है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम स्टीयरेट। हाँ, ये वसा या तेल को क्षार के साथ गर्म करके बनता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। और इसकी काम करने की प्रक्रिया मिसेल वाली, वो तो मुझे बहुत मजेदार लगती है। ये मिसेल प्रक्रिया बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक रस्साकशी की तरह है। मार्जक दोनों में एक जल रागी सिरा होता है जो पानी की ओर आकर्षित होता है, और एक जल विरागी पूंछ होती है जो पानी से दूर भागती है। तो अणु का एक हिस्सा गंदगी को पकड़ता है और दूसरा हिस्सा पानी के साथ उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। एकदम सटीक। पानी में ये गोलाकार मिसल बनाते हैं। हाइड्रोफोबिक पूंछ तेल या गंदगी से चिपक जाती है और जल रागी सिर पानी से। ये एक पायस या इमल्शन बनाता है जिससे गंदगी कपड़े से अलग होकर पानी में बह जाती है। अगर साबुन इतना बेहतरीन काम करता है, तो फिर हमें सिंथेटिक अपमार्जक यानी डिटर्जेंट की क्या जरूरत पड़ गई? उसकी वजह है कठोर जल। हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ साबुन अघुलनशील स्कम बनाता है, जबकि अपमार्जक वहां भी प्रभावी रहते हैं। लेकिन पर्यावरण के लिहाज से तो साबुन ज्यादा बेहतर है ना? बिल्कुल। अधिकांश प्राकृतिक साबुन 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन कुछ शाखित श्रृंखला वाले सिंथेटिक अपमार्जक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। की बात हो ही रही है, तो चर्चा के अंतिम भाग में हमें ये भी देखना चाहिए कि कैसे कार्बन यौगिकों ने हमारे ग्रह को खतरे में डाला है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC।
हाँ, CFC जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के यौगिक हैं, जैसे फ्रियॉन, इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता था। तो समस्या कहाँ से शुरू हुई? जब ये गैसें समताप मंडल में पहुंचती हैं, तो यूवी किरणें CFC से क्लोरीन को मुक्त कर देती हैं। और फिर वो क्लोरीन ओजोन का क्षरण करता है। ये एक उत्प्रेरक चक्र है। एक मुक्त क्लोरीन परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, और ओजोन क्षरण से हानिकारक UVB किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जो त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है कि कार्बन के यौगिकों ने हमारे पर्यावरण को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, CNG। हाँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह भविष्य का एक स्वच्छ और किफायती ऊर्जा विकल्प है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है ना? बिल्कुल। इसे करीब 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के उच्च दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। और ये सुरक्षित भी बहुत है। हाँ, इसका प्रज्वलन तापमान उच्च होता है, लगभग 540 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और ये हवा से हल्की होती है, इसलिए रिसाव होने पर ये उड़ जाती है, जमीन पर जमा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल या डीजल की तुलना में यह जलने पर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करती है। तो एक तरह से ये एक हरित ईंधन है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कार्बन का चरित्र कितना दोहरा है। बिल्कुल। ये जीवन बनाता है, औद्योगिक क्रांति चलाता है, पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है और CNG के रूप में स्वच्छ ऊर्जा का समाधान भी देता है।